थोड़ा ज्वाइन कीजिए तो आप देखिए तो आवाज आ रहा है इसमें। आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हेडफोन बंद करके देखते हैं। करते हैं देखिए तो अब आवाज आ रहा है। अब आवाज आ रहा है, ठीक है ना? हेडफोन बंद कर दे। हेडफोन बंद करके ही आवाज आ रहा है, ठीक है? आ रहा है। नहीं, माइक से आवाज आ रहा है। माइक से। क्योंकि पिछला क्लास तो हम लोग इसी से लेते थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लासेज यहीं से लेते हैं। यस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट किए थे। फर्स्ट यूनिट का क्लास चल रहा है आपका मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज को लेकर, है ना? म्यूट कर दीजिए जिनका इतना है। तो इस टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना? इस टॉपिक्स में देखिएगा, अगर इस यूनिट में देखिएगा तो 12 टॉपिक्स है, कुल 12 टॉपिक्स है ना? कुल 12 टॉपिक्स है, जिसमें हमें पहला टॉपिक्स क्या है आपको? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, वो पहला टॉपिक्स है। इसी में फिर आपको पढ़ना है इसके सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, कि हम लोग मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। इसके पहले आपका होगा कि मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना? ये तीन चीज को हम डील कर रहे थे। तो पिछला क्लास में जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स को कैटेगराइज किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। इसको हम लोग क्लासिफाई कर दिए थे, हम लोग क्लासिफिकेशन इसका हो चुका था। आगे हम लोग चल रहे थे किसमें? मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी तरफ हम लोग गए हुए थे, ठीक है। यानी ये टॉपिक्स तो हम लोग कवर किए थे हम लोग, कि हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते थे इंजीनियरिंग मटेरियल को। जैसे बताया था कि वैसे मटेरियल जो हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वैसे जैसे मटेरियल्स बहुत सारे हैं, है ना? लेकिन कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। बहुत देखिएगा आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिल जाएगा, है ना? तो जो आपके यूजफुल है, जो आपको काफी यूज करते हैं आप उसको हम लोग काउंट करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसी में हम लोग क्लासिफाई किए थे, हम लोग बताए थे तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कहीं पे आपको चार मिलेगा, मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर। ये तीन मटेरियल आपका मेन कैटेगरी मिलेगा। एक होता है आपका कंपोजिट मटेरियल। हम लोग बताए थे क्लासिफिकेशन में हम लोग मटेरियल्स को तीन तरीके से बांटते हैं, मेटल्स, दूसरा था आपका सिरामिक, और तीसरा था आपका पॉलीमर, जिसको हम लोग कहीं पर मिलेगा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स नाम से मिलेगा, ठीक है ना? जिसको डिटेल से आपको पढ़ना है इसमें, है ना? और लास्ट एक और बता दिए थे, अगर कहीं आपको मिल जाए तो एक कंपोजिट मटेरियल्स मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो आपको जैसा सुटेबल लगे उस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, वो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। क्योंकि आपको बोला जाता है अपने लैंग्वेज में आप आंसर लिखें, है ना? तो हम अपने तरीके से समझ में आ रहा है कि हम तीन तरीके से क्लासिफाई किए, तीन तरीके को एक्सप्लेन करेंगे। चार तरीके से करेंगे तो चार तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए बताए थे कि ये जो तीन चीजें मटेरियल है आपका, सिरामिक्स, पॉलीमर्स और कंपोजिट, जिसको हम लोग नॉन मेटालिक मटेरियल में पढ़ते हैं। हम लोग नॉन मेटालिक मटेरियल में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, और इसको हम लोग पढ़ रहे थे फेरस और नॉन फेरस मेटल, फेरस और नॉन फेरस में, ठीक है ना? इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको, इसी चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ना है इसको ही, ठीक है ना? इसके बारे में हम डिस्कस किए हुए थे यहाँ तक। अभी हम लोग चल रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें जो आपको हम लोग रिवाइज करवाए थे, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे,
स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग पिछले क्लास में। हम लोग आज हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब बताए थे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे इस क्लास में बताए थे। पिछले क्लास में शायद आप लोगों का ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन जब स्टार्ट किए थे उससे पहले बताए थे कि दो कैटेगरी आपका हम लोग दो प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत सारे आपको पता जैसे हो गया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद आपका हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो हम लोग केवल और केवल दो पढ़ना है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें जो जो आता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, नहीं बताया तो फिर से बता देंगे। स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी को तो फिर से बताएंगे हम लोग। ठीक है ना। माइक का जो प्रॉब्लम्स है हम लोग पिछले क्लास में देखें, अगले क्लास में देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है। ऐसे तो हम लोग हर सेमेस्टर का माइक के थ्रू ही क्लास लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं था। आज हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ आ रहा हो, नहीं माइक से करते हैं ना रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है। आवाज जो है ना, अगर हम इस तरीके से बोल रहे हैं तो भी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। बोर्ड को लिखते समय भी ये तो हमको इधर की तरफ बोलना पड़ता है तब ये आपको कैच करता है। पीछे बोलेंगे तो कम कैच करता है, कैच करता है लेकिन थोड़ा सा उसमें वॉइस में लगे कि हाँ क्या बोल रहे हैं, वो चीजें थोड़ा सा आ जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा हम लोग देखे ध्यान देंगे हम लोग। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ना है, मेटल्स का। मेटल का पढ़ेंगे हम लोग है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी और मेटल। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल का तो मेटल का तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे किसे बोलेंगे, देखिएगा जो बिहेवियर मतलब मेटल्स किस तरह का बिहेवियर शो करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं है ना। किसी भी मटेरियल्स पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं या मेटल्स पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं उस समय वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। उस बिहेवियर का जो हम लोग दिखता है, जो शो होता है, वो बिहेवियर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसी को बोलेंगे, यानी बिहेवियर शो अंडर अप्लाइड फोर्स। यानी जो भी आप लोग बिहेवियर शो होता है जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा आपका है ना। इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं है ना। द प्रॉपर्टी मतलब जो हम लोग निकालेंगे जो आपको दिखेगा आपको, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऐसे प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगा इसमें है ना। यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा हम कुछ वर्ड यहाँ पर भी लिख देंगे बोर्ड में है ना, लेकिन डिटेल्स में थोड़ा बहुत जो है जहाँ तक समझा सके उसको लिखेंगे। बाकी प्रॉपर आपको नोट्स में मिलते रहेगा। आपको भी लगता है कि थोड़ा बहुत नोट्स करना तो नोट्स कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में है ना, ताकि आप घर जाकर उसको पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पढ़ाई हुआ है। डिटरमाइन इट्स बिहेवियर, बिहेवियर अंडर applied force is called mechanical property। क्या देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसको हम लोग को मिलता है जब हम किसी फोर्स किसी भी मेटल से अप्लाइड फोर्स करते हैं और उससे वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है ना। मतलब बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स जो हमको दिखता है ना। जब किसी मटेरियल्स पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं उस समय जैसा बिहेवियर आपको मिलता है या दिखता है वो प्रॉपर्टी कहलाता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें फोर्स का इंपॉर्टेंस होता है, यानी फोर्स लगाने के बाद वो प्रॉपर्टी शो होता है, वो बिहेवियर शो होता है ना। सपोज दैट किसी हम लोग मेटल्स पे खींच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी शो होगी, कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो कितना रेस्ट कर पा रहा है। तो उसमें दो चीज प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें देखेंगे मेलेबिलिटी, आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी देखेंगे
उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो वो सब प्रॉपर्टी जो है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर्टी शो होगी। किसी में ज्यादा प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हो सकता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो शो हुआ कब हुआ, जो फोर्स अप्लाई की, है ना। तो वो आपको प्रॉपर्टी जो देखने को मिलता है मटेरियल्स में उसी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका एग्जांपल में देखिएगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी आ सकता है, कुछ एग्जांपल्स नाम बोलेंगे यहाँ पे। जैसे हो गया आपका इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कैसा होता है कि मटेरियल्स में क्या होता है कि जब हम मेटल्स में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही फोर्स को हम रिमूव करते हैं अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी कहलाता है आपका इलास्टिसिटी। तो किसी में कोई इलास्टिक, किसी का नेचर ज्यादा होता है, इलास्टिक का नेचर ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो उस तरीके से प्लास्टिसिटी, इसमें क्या होता है मेटल्स में अगर लोड अप्लाई करते हैं तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। अपने शेप एंड साइज को अगर लोड को रिमूव भी करें तो अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपका फोर्स अप्लाई किए तभी ये शो हुआ। ये बिहेवियर कब शो हुआ, जब हमने फोर्स को अप्लाई किया। फोर्स को अप्लाई किए तो ये प्रॉपर्टी आपको शो होगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा आपको कौन सा प्रॉपर्टी है ना। तो वो चीज ये आपका, ये चीज आपका प्रॉपर्टी जो है हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सब दिखा, उसमें दिखता है कि हाँ कुछ देर तक इलास्टिक हुआ, छोड़े तो अपना रिगेन कर लिया, दिखा हमको तो ठीक है ये प्रॉपर्टी क्या होगा। फोर्स लगाए थे हम, फिर देखिए फोर्स तो वहां तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में फोर्स लगाया तो देखिए आप अपना रिगेन नहीं कर पा रहे, इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये भी नेचर इसमें होता है। तो ये नेचर कब आ रहा है, ये बिहेवियर कब आ रहा है, फोर्स अप्लाई करने के बाद। इसलिए इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, फोर्स रिलेटेड जो अभी आपका बिहेवियर शो करेगा। और भी प्रॉपर्टी आपका है जैसे कि हार्डनेस, स्टिफनेस, क्रीप, फैटिग, ये सब कई सारे प्रॉपर्टी है, नाम ले दिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी को आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं, है ना। ये सब प्रॉपर्टी तभी तो होता है जब फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये इंपॉर्टेंस टॉपिक है कि इससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है ना। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी आप पढ़ते हैं ना, मैकेनिकल ब्रांच से है तो कहीं से पूछेगा अच्छा ठीक है मैकेनिकल ब्रांच पढ़ रहे हो, बताओ इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, कोई भी खड़ा होकर पूछ देगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब उसके दिमाग में रहता है कि मैकेनिकल ब्रांच पढ़ रहा है या मेटलर्जी पढ़ रहा है तो ये सब आना चाहिए। ये सब कॉमन क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो जानना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच। चलिए अब डिस्कस करते हैं बारी बारी से ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग। सबसे पहला आपको प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जैसे अभी डिस्कस की है ना, कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन या रिसाइज बोल सकते हैं, रिगेन या रिटेन बोल सकते हैं, है ना। वर्ड का अंतर है, रिगेन, रिटेन या रिसाइज, है ना। रिगेन कर सकते हैं, रिगेन या रिटेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, मतलब पहले से उस पर लोड लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है वो क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया, अपना शेप एंड साइज को चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत भी हुआ लेकिन चेंज उसमें हुआ है ना। लेकिन जैसे ही उस लोड की वजह से ये लोड को रिमूव किए हैं अपना शेप एंड साइज को वापस रिगेन। तो ये प्रॉपर्टी जो मेटल्स में देखते हैं वो कहलाता है इलास्टिसिटी, है ना। तो इसी की वजह से तो हम लोग लोड, किसी भी लोड को डालते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो जितना बेंच रखा है इस पर लोड डाले हुए रखा हुआ है ना, ये सब लोड आप भी बैठते हैं, जब मान लीजिए मेटल का बना होगा आपका कुर्सी बेंच या आपका तो वहाँ पे आप लोड रखा हुआ, पुल सब है ना, पुल सब है, उसमें भी डेली लोड आ जाता है, आपका ट्रक जाता है, बसेस जाता है, डिफॉर्म हो जाता है क्या, नहीं कुछ तक जाता है, इसके बाद अपने पैसा को रिगेन, लेकिन उसका भी एक लिमिट है इलास्टिसिटी का, यानी ये जो आपका जो जाते हैं ना तो उसके लिए हुक्स बताया गया, हुक्स लोड,
जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो पूछ लो। विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़े होंगे। तो इलास्टिक लिमिट कौन सा हो गया? एक लिमिट होता है जहां तक ही लोड डालते हैं ना तभी अपना शेप एंड साइज को रिगेन करता है, और उसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी अपना शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू regain its original shape and size after removal of load। या रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ लोड या फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर, तो इट्स बोल सकते हैं ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड या फोर्स। रियल लोड और फोर्स को रिमूव करने पे अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। यह प्रॉपर्टी कहलाता है आपका इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी आपको हर चीज में मिलेगा, हर मेटल्स में लगभग जो भी इलास्टिक नेचर का होता है उसमें मिलता है ना। कुछ इलास्टिक नेचर का होगा, कुछ नहीं भी होता, जैसे बिटल होते हैं, थोड़ा सा फोर्स देते हैं वो डिफॉर्म नहीं होता है, वो टूट जाता है ना। ये आपका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाएगा, है ना। कुछ कुछ जो है कुछ ज्यादा डिफॉर्म होता है, कुछ कम होता है ना। तो इसी में ही आपका आता है, जैसे कि हम लोग कोई भी मेटल्स को जब हम लोग लोड डालते हैं ना, यानी कोई भी इलास्टिक नेचर का रहता है तो ऐसा शो करता है पहला स्ट्रेट लाइन, जिसे यहाँ पर आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आप स्ट्रेन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जहां तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही पॉइंट कहलाता है आपका इलास्टिक पॉइंट, है ना। इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, वहीं तक डिफॉर्म होगा। इलास्टिक लिमिट तक हम लोड डालते हैं, तो इलास्टिक लिमिट में आपको पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में, यंग्स मॉडुलस या हुक्स लॉ बोले होंगे। लेकिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये पढ़े होंगे आप लोग, है ना। जहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं आपको मिल जाता है यंग्स मॉडुलस, यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू ये पढ़ते हैं। लेकिन ये कब तक होल्ड करता है, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आपका जो भी मटेरियल से या आपका हुक्स लॉ है वो कहाँ तक होल्ड करता है, तो देखिए इलास्टिक लिमिट। लेकिन वहां पर भी दो पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल पॉइंट, है ना। तो प्रोपोर्शनल पॉइंट जो होता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो इलास्टिक लिमिट दिया है तो इलास्टिक लिमिट बोलना है आपको, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रोपोर्शनल लिमिट भी, प्रोपोर्शनल पॉइंट भी आ जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, जब भी हम लोग कोई मटेरियल को चेक करते हैं ना, तो पहले आता है प्रोपोर्शनल पॉइंट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर आपका अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, फिर ब्रेकिंग पॉइंट। ये इलास्टिक मटेरियल का आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है। इसका इलास्टिक मटेरियल का यानी कह सकते हैं कि एग्जांपल ले लिए माइल स्टील का, ये कर्व बनता है आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, इलास्टिसिटी के बाद आते हैं प्लास्टिसिटी। जस्ट थोड़ा सा इसका उल्टा होगा, अपना रिगेन अपने से पैसे को रिगेन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या समझ, जस्ट इसके इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लिखिएगा, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डू नॉट रिगेन और इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बस उसी को भी आप लिख सकते हैं, है ना। डू नॉट कर दीजिएगा, मतलब अपना शेप एंड साइज को, अपना अगर लोड को रिमूव करते हैं तो अपना शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हैं प्लास्टिसिटी। आप इसको ही अगर याद करना है, मतलब याद कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, तो बस इसको अगर याद है मेरा तो इसी पे आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल
मटेरियल टू बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन किसकी है, मतलब कब तक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखते हैं कि हम लोड डाल रहे हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर होने से पहले तक, तो अल्टीमेट तक आ जाता है। जैसे आपको कर्व बना के दिखाए थे, जब ये कर्व बना था आपका, ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर होने से पहले तक परमानेंट डिफॉर्मेशन, विदाउट फ्रैक्चर बोल सकते हैं, बिफोर फ्रैक्चर या विदाउट फ्रैक्चर। विदाउट फ्रैक्चर यानी कब हम मतलब कर्व बनाए थे ना, यहाँ पे ये जो कर्व बनाए थे इसमें क्या बताए थे कि हम यहाँ तक जाए मेटल्स को, यहाँ तक था इलास्टिक लिमिट था, यानी यहाँ तक ये था कि अगर हम लोड डालते हैं ना तो ये अपना शेप के साथ रिगेन कर लेगा था। लेकिन इसके बाद जो रेंज बन जाता था ना, प्लास्टिक रीजन में चला जाता था, यानी यहाँ तक अल्टीमेट गया, मतलब इल पॉइंट, लो इल पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग। यानी फ्रैक्चर होने से पहले तक ये जो लिमिट था ना यहाँ तक का, ये प्लास्टिक रेंज में आता है। यहाँ तक होता है इलास्टिक रेंज, ये आपका ये आपका इलास्टिक रेंज हो गया, ये हो गया आपका प्लास्टिक रेंज। तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल जब होता है ना, कोई भी इलास्टिक मटेरियल होगा तो पहले वो इलास्टिक रेंज में आएगा, तब वो प्लास्टिक रेंज में जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि आप जब भी सीट बना रहे हैं तो सीट में कन्वर्ट हुआ है, तो कैसे हुआ परमानेंट डिफॉर्मेशन, आपका शेप को तो चेंज नहीं कर रहा आप ना, जिस शेप में कर दिया उसी शेप में आ गया। वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा परमानेंट डिफॉर्मेशन में, अगर लोड डालें डिफॉर्म हुआ फिर से आ गया अपना शेप में, परेशान हो जाएगा आदमी। कैसे कोई शेप बनाएगा, कोई मशीन का पार्ट कैसे बनाएगा, वो भी दिक्कत है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है किसी भी पार्ट्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है ना। तो वो जो देखते हैं लोड डाले हम लोग, इसमें भी लोड का ही आपका फ्रैक्चर है, लोड ही है आपका, लोड डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी मेटल पे लोड डालें, जैसे हम बनाए एक पुल बना रहे थे, तो पुल का एक आपका एक रेंज होता है, वर्किंग रेंज, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं उसको, वही तक आपका वहां पर लोड लगता है, तब तक ठीक है। लेकिन उसके बियॉन्ड चला जाता है, सेक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं हम लोग, है ना। कोई भी हम लोग जब मशीन बनाते हैं, चाहे आपका गाड़ी बनाते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो हाँ, कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टी हो ना, लेकिन प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो, प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो। मेटल्स में तो ये देखने को नहीं मिलता है। और जैसे हम लोग करने लगे वो डिफॉर्म होते जाए, मतलब इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी होगी ना। मेटल्स में तो ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता, वो अब मिलेगा ब्रिटल मटेरियल, बिना हुए डिफॉर्म हुए वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है ना, वो फ्रैक्चर हो जाता है, वो आपका डिफॉर्मेशन उसमें होगा ही नहीं। ठीक है। तो इलास्टिक रेंज फिर प्लास्टिक रेंज में जाएगा। ये इलास्टिक मटेरियल के लिए बोला, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व किसका बना है, इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है ना, यही कर्व बनेगा आपका। तो प्लास्टिक समझ गए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, ये बिना टूटे, यह एबिलिटी कहलाता है। यानी बिना टूटे वो जो परमानेंट यानी किसी शेप में बन जाता है, किसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है एनी शेप एंड साइज, कन्वर्ट इनटू एनी शेप एंड साइज अंडर अप्लाइड फोर्स विदाउट फ्रैक्चर, ये भी बोल सकते हैं। उसको ही बोलेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की बात है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग। स्ट्रेंथ क्या होता है, इस पर तो पूरा की पूरा किताब है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। इस पर तो अब एक पूरा बुक पढ़ना है आपको। अगले सेमेस्टर में जब थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा तो इस पे आपको एक पूरा बुक मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का पूरा स्ट्रेंथ ही चेक करेंगे। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ का हिंदी होता है क्षमता, यानी किसी मटेरियल में कितनी क्षमता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कितना लोड सह पा रहा है टूटने से पहले तक, रैप्चर जो हो रहा है या फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके पहले तक कितना लोड को वो सह पा रहा है।
वही उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो सभी का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, सब मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग होता है। आदमी में भी स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। देखिएगा, किसी में स्ट्रेस सहने का क्षमता ज्यादा होता है, फिर तुरंत बिखर जाता है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो बिखर जाता है ना। तो सब में स्ट्रेंथ, और वो प्रेशर सहने की क्षमता कैसे आता है, जैसा उसका लाइफ स्टाइल रहता है ना। जैसे किसी को अगर प्रेशर पड़ता है, हार्ट फेल हो गया, नहीं हो गया, तो पहले ही फेल हो गया। और कोई जो है कि जो बहुत कहा है, बहुत आपको मतलब नहीं है, बचपन से वो देखते आया है सबको, तो उसमें सहने की क्षमता ज्यादा होता है ना। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए कि कोई आपको 5 किलोमीटर, अभी देखिए 10 किलोमीटर का दौड़ चल रहा है, जीडी का दौड़ चल रहा है ना, कई लोग का आदमी मरते जा रहा है, नहीं देख रहे हैं। किसी लोग सुनते होंगे कि ये मर गया, आज 2 आदमी मर गया, एक आदमी मर गया। कैसे मर जाए? क्योंकि वो रेगुलर नहीं दौड़ता है, उसकी क्षमता उतना नहीं है। तो क्षमता इंक्रीज कैसे करता है? जो रेगुलर दौड़ता है ना, उसकी क्षमता बढ़ा रहता है, उसका फेफड़ा उतना फैल जाता है, फैलता है, वो सांस लेने का कैपेसिटी उतना रहता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है, उतना उसमें कैपेसिटी है। और जो दौड़ता ही नहीं है, दौड़ा ही नहीं है, दौड़ रहा है बहुत कम लोग चल रहा है, तो उसको बोल दिएगा 10 किलोमीटर दौड़िएगा 1 घंटा में, तो वो तो क्या जान तो लगाएगा, लेकिन उसका जो ऑर्गन्स है उतना डेवलप नहीं है, उतना वो काम नहीं किया था। पहले तो उसने क्या उस क्षमता को पहले बढ़ाना रहता है। देखिएगा, आप हम ही जैसा आदमी जाता है, आप जैसा आदमी जाता है, तो 200 केजी तक उठा देता है, 300 केजी तक उठा देता है। वेट लिफ्टिंग होता है ना ओलंपिक में, तो हम लोग उठाने बोलते हैं तो उठेगा, उसकी क्षमता को इंक्रीज किया है। तो मेटल्स में भी क्षमता होता है कि कितना वो लोड को, यानी कितना स्ट्रेस को सह सकता है टूटने से पहले, वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो हर मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए आयरन ले लिए, कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, और आप उसको आप खींच रहे हैं, देखिएगा कौन सबसे पहले टूटेगा। मान लीजिए लोड लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, सबसे पहले कौन टूटेगा? आयरन तो उसका स्ट्रेंथ तो अच्छा होता है, पहले एल्युमिनियम टूटेगा, पहले एल्युमिनियम टूट जाएगा, फिर उसके बाद कॉपर टूटेगा, इसके बाद हो सकता है आपका आयरन का स्ट्रेंथ अच्छा होता है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है? क्षमता, हिंदी में है क्षमता, है ना। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें 2 क्लास लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा मतलब ये क्लियर हो जाएगा सब। पहले क्लास में आपको खत्म कर देंगे आप लोग को पूरा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ, है ना। स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड, सहना, विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेस, कॉल्ड स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड, विथस्टैंड मतलब कि स्ट्रेस को वो सह पा रहा है। स्ट्रेस डेवलप होता है लोड से ही। जब तक किसी मटेरियल में लोड डालते हैं तभी स्ट्रेस डेवलप होता है ना। क्योंकि लोड को वो सहने के लिए, यानी लोड को रेस्ट करने के लिए इंटरनल रेस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। उस रेस्टिंग फोर्स को जब कैलकुलेट करते हैं यूनिट एरिया में, तब वो कहलाता है स्ट्रेस, है ना। तो लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। तो क्या देखे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी कितना स्ट्रेस को सह पा रहा है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस, टूटने से पहले तक का, टूटने से पहले तक कितना स्ट्रेस को सहा हुआ, वो कहलाएगा उसका स्ट्रेंथ, क्षमता, है ना। टूटेगा, अल्टीमेट हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्ट्रेंथ चेक करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का टेस्ट होता है ना। 2 तरह का टेस्ट होता है, एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि मटेरियल को तोड़ देते हैं हम लोग। तो स्ट्रेंथ चेक करना है, मतलब इसका स्ट्रेंथ मान लीजिए चेक करना है, तो जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसका स्ट्रेंथ चेक नहीं होगा ना। तो हम लोग किसी मटेरियल में स्ट्रेस डालते जाते हैं, लोड मतलब इंक्रीज करते जाते हैं। कब तक इंक्रीज करते हैं? जब तक कि वो टूट नहीं जाता है। तो हम लोग जब भी चेक करते हैं स्ट्रेंथ, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके करते हैं, यानी तोड़ कर देखते हैं हम लोग। जब ये टूट गया
हम लोग चेक करते हैं, हाँ इतना लोड तक ये टूटा, इसका क्षमता इतना है, मतलब इसका इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो पर्पस यूज होता है मेरा, जैसा स्ट्रेंथ चलता है वैसा यूज उसका यूज भी होता है। हाँ, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ कहलाएगा आपका। तो इसके बाद आता है मेरा स्टिफनेस। अब आते हैं उसके ऊपर स्टिफनेस। नंबर 4 स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस के बारे में जानेंगे। देखिएगा, कोई भी अगर मटेरियल्स में लोड डालते हैं हम लोग, तो क्या बोले, वो डिफॉर्म होता है, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। नहीं तो इलास्टिक लिमिट तक अगर वो लोड डाले तो अगर छोड़ दे तो अपना रेडियन कर लेता है। लेकिन एक मटेरियल को वो एक प्रॉपर्टी भी है कि जब लोड डालते हैं खींचते हैं तो उसको रजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को। डिफॉर्मेशन क्या करता है, रजिस्ट करता है, मतलब उसको डिफॉर्म होना नहीं देना चाहता है। ये प्रॉपर्टी कहलाता है मटेरियल, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। मतलब किसी को खींचे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, देखिएगा। और किसी को खींच रहे हैं तो डिफॉर्म बहुत नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा रजिस्ट कर पा रहा है। तो जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी है ना, रेजिस्टिंग जो रजिस्ट कर पा रहा है डिफॉर्मेशन को, वो कहलाता है स्टिफनेस, है ना। यानी जो रजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वो प्रॉपर्टी कहलाता है मेरा स्टिफनेस। जैसे आप देखें ना, मतलब जो स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग क्या करता है, डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। नहीं, मान लेते हैं कि आप सोकर में लगाया हुआ स्प्रिंग दबना चाहता है, वो उसको रजिस्ट कर रहा है, दबने नहीं दे रहा है, ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। वहां क्या कर रहा है, आपका ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। तो स्प्रिंग जैसा मटेरियल का बनाइएगा ना, वैसा उसका स्टिफनेस वहां पर उसका स्ट्रेंथ भी मिलेगा आपको, स्टिफनेस। तो हम लोग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एक चैप्टर मिलेगा आपको, जहाँ पे स्प्रिंग के बारे में ही पढ़ते हैं, वो भी आपको स्प्रिंग का मटेरियल नहीं मिलेगा, हाँ। आगे मिलेगा, जैसे पहले तो हुआ करता है, आगे आप देखिए क्या होता है ना। और डिजाइन में तो मिलता ही है, हम लोग स्प्रिंग का स्टिफनेस या डिजाइन करते हैं स्प्रिंग का, तो उसमें सारा चीज चेक किया जाता है। तो स्टिफनेस क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या प्रॉपर्टी या एबिलिटी कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट, रजिस्ट करेगा वो, मतलब उसको रोकेगा, व्यवधान डालेगा, वो डिफॉर्म होना नहीं देगा आपको। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यही प्रॉपर्टी आपको मतलब मेटल्स में देखने को मिलता है आपको, जो डिफॉर्मेशन को, यानी डिफॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट होना नहीं देगा आपको। किसी में ये प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, ये चीज भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी आपको है, जैसे स्टिफनेस के बाद पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, क्या कुछ बोल रहे थे क्या, इसके बाद कोई क्लास, कौन सा क्लास होगा आज, तो चल जाता है क्लास के बाद वाले क्लास में, तो आपका तो पानी आज पड़ गया, तो आपका 5:30 से 6:30 चलेगा ना। आता से कहाँ पर खाते हुए पता नहीं, पूछ नहीं सकते कि अभी आ रहे हैं। कल के समय में क्या होता है, हाँ कल के समय में होता है मैथ और केमिस्ट्री। पहले क्या होता है, पहले होती है केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ, मैथ होता है 6:30 बजे। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि मटेरियल्स में हम लोग वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं,
वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। यानी मेटल्स को अगर हम खींचेंगे ना तो वायर का रूप ले लेगा। इसे लोड डालेंगे तो वायर के रूप में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं। किसी मेटल्स का वो प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिक। हाँ तन्यता बोलेंगे। हाँ क्या बोले? नहीं हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। हो सकता है इलास्टिक निकल गया होगा, है ना? हम इलास्टिसिटी बोल रहे हैं ना डक्टिलिटी के बारे में बोल रहे हैं। होता है क्योंकि डक्टिलिटी हम लोग इलास्टिसिटी तो पहले बता चुके हैं। अभी जो बताएंगे डक्टिलिटी, अच्छा फिर से उल्टा बोले थे क्या? क्लियर कर देते हैं। डक्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो डक्टिलिटी मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग उसको वायर के रूप में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से कि वायर के रूप में आपको मिलेगा, आपको मेटल खींचेंगे तार मिल जाएगा आपको, है ना? छड़ के रूप में मिल सकता है ना? बार के रूप में मिल सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है, जब खींचते हैं ना तो वायर के रूप में मिल जाएगा, ड्रॉन हो सकता है, खींचा जाएगा उसमें, मतलब वो खिंचाव उसमें देखने को मिलता है, आपको खींचा जा सकता है आपको, है ना? यह प्रॉपर्टी कहलाएगा आपको, जैसे हिंदी में तन्यता बोले तो वो तन्यता प्रॉपर्टी ही आपका डक्टिलिटी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तो कोई मेटल्स देखिए कहीं ज्यादा तन्य होता है, कोई कम होता है ना? उसके अनुसार उसको डक्टिलिटी भी है ना? मान लीजिए कोई ज्यादा तन्य मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसको हम लोग कटिंग टूल्स में यूज नहीं कर सकते हैं, वो तो डक्टाइल प्रॉपर्टी ज्यादा है आपका। वहाँ पे तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, रखना है किसी मेटल, उस पर कुछ सामान रखना है, वो तो फैल जाएगा। तो वहाँ पे आप या तो किसी को टांगना है, किसी को मान लीजिए मेटल्स को क्या किया, लोड को उसको टांग दिया, वो तो फैल जाएगा, वो तो आपको नीचे आ जाएगा। तो वो तन्यता प्रॉपर्टी उसमें मिलेगा, तो वहाँ पे वो काम नहीं आएगा, तो वो उसका अलग यूटिलिटी मिलेगा आपको, है ना? वायर रूप में ड्रोन करने या वायर रूप में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे करेंगे हम लोग काम, है ना? तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग उसको वायर के रूप में ड्रोन कर सकते हैं, है ना? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन into wire, है ना? drawn into drawn out wire before rupture। रप्चर यानी टूटने से पहले तक यानी वो रप्चर हो जाता है, नहीं कट जाता है। ability of material to drawn into wire before rupture is called fracture। फ्रैक्चर बोलते हैं जब उसमें फोर्स डालते हैं, इसमें क्या है कि एक तरह का लोड डालने से वो बढ़ रहा है ना? इसे रैप्चर बोल देते हैं इसको। अच्छा टी मिसिंग है रैप्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे किसी को फोर्स डालते हैं तो वो फ्रैक्चर होता है, ठीक है? रैप्चर मतलब कि आप उसको खींच रहे हैं, आप तो रैप्चर में चला जाता है, तो रैप्चर बोलेंगे। तो जब उसको खींच रहे हैं तो वायर के रूप में ड्रोन होगा, तब तक वो रैप्चर ना होता है ना? वो होता है आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे बोला जाता है सबसे हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड का देखते हैं। आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, हम लोग लगभग 2 ग्राम से लगभग कितना, लगभग 1 ग्राम से 2 किलोमीटर हम लोग 1 ग्राम का रेशियो है, 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर तक उसको वायर के रूप में ड्रोन कर सकते हैं, वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर खींच सकते हैं। अब समझिए देखिए 1 ग्राम लिए हैं, खींचे जा रहे हैं, उसको बनाया जा रहा है, इतना पतला से पतला बन सकता है ना? बहुत ही पतला बारीक बन सकता है आपका सोना। इसलिए देखिएगा हम लोग जो आभूषण गोल्ड का पहनते हैं ना, 1 ग्राम का ही रहता है, दिख जाता है आपको, इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा दिख रहा है। वही आप लोहा का पहन लीजिए, 1 ग्राम इतनी सारा 1 ग्राम जो होगा ना इतना सारा हुआ दिखेगा ही नहीं आपको, है ना? डेंसिटी ज्यादा होता है लोहा का। फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम लोग डेंसिटी के बारे में, है ना? तो लोहा का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो उतना उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मिलेगा भी नहीं, खींचेगा उतना खिंचाएगा, उतना बनेगा ही नहीं, उतना पतला होगा ही नहीं, वो टूट जाएगा, पहले से रैप्चर हो जाएगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर का भी हम आभूषण बनाते हैं, है ना? ये सब चीजें हैं। तो डक्टिलिटी के बाद एक और प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, नंबर 6 है
मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, अब चूंकि ये वायर बन रहा है, इसमें क्या है कि जब लोड डालेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। रोलिंग करके या हैमरिंग करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। रोलिंग करेंगे, रोल करेंगे, जैसे होता क्या कि आपका प्लांट में आता है रोलिंग मिल, दो तरह का रोलिंग मिल मिलेगा आपको, कोल्ड रोलिंग मिल और हॉट रोलिंग मिल। हॉट रोलिंग मिल में क्या होता है, मतलब स्टील को गर्म करके लेके आते हैं, वहां से पिला ले जाते हैं। और कोल्ड रोलिंग मिल में क्या होता है, जो ठंडा रहता है प्लेट रहता है उसी को ले जाते हैं। जब हमको रफ वर्क करना था तो हॉट रोलिंग में करते हैं, जहाँ फिनिशिंग देना होता है वहां पे जाते हैं हम कोल्ड रोलिंग में। हाँ, कोल्ड रोलिंग में फिनिशिंग वर्क करते हैं, लेकिन हाँ स्पेस ज्यादा जरूरत हो जाता है आपका कोल्ड रोलिंग में, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है ना, तो टूटने का चांस ज्यादा रहता है, फ्रैक्चर होने का चांस, क्योंकि कोई मशीनिंग कीजिएगा तो ज्यादा हार्ड होकर टूट जाता है। सॉफ्ट रहता है आपका हार्ड हॉट रोलिंग में। तो इसमें क्या करेंगे, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ability of a material to convert into thin sheet by rolling and hammering, और hammering कर सकते हैं। Before fracture is called malleability। अभी रोलिंग का मतलब समझ लिया, बताते हैं। रोड रोटी देखें, रोटी रोटी देखें, रोटी रोटी में एक लावा लेते हैं, एक लोया लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रोल करते हैं। उस तरीके से क्या होता है, मेटल्स इस तरह का रोलर होता है, इस तरह का आपका रोलर होता है ना। यहाँ से मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर, इसको आगे मूव कराएगा, यहाँ प्रेशर डालते हैं, तो इसका जो शेप होगा ना पतला आ जाएगा, ये पतला, और अगला रोलिंग में से गुजारेंगे तो और पतला हो जाएगा। इस तरीके से उसका थिकनेस क्या होगा ना, कम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं रोलिंग करना। क्योंकि जब हम लोग स्टील प्लांट में ना, जब हम लोग मेटल्स मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइस से मतलब ओर से जब मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो पिघला हुआ जो आयरन रहता है उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े स्लेब के रूप में ढाल देते हैं। बड़ा बड़ा स्लेब रहता है, या उसको बोलते हैं बिलेट या ब्लूम बोलते हैं। बिलेट या ब्लूम जो रहता है ना, उसको स्टोर में जमा कर देते हैं। स्टोर में वो जमा रहता है, इसके बाद उसको मान लीजिए यूटिलाइज करना है, तो क्या करते हैं, दोबारा उसको गर्म करते हैं और फिर उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं। पहले इतना मोटा था, मोटा से पतला हो गया, फिर पतला हुआ, ऐसा से पतला करके शीट में मिलेगा, शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद अलग अलग जो रिक्वायरमेंट अपना ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आज का प्रॉपर्टी यहीं तक रखेंगे हम लोग, मिलिमेट्री तक। अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी को मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को खत्म कर देंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बाकी है, हाँ कुछ बाकी है ना, फिजिकल और फिजिकल भी खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। अगले क्लास में दोनों को खत्म करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा आपका। जो आपका ये जो टॉपिक्स है ना, तो टॉपिक्स को हम लोग अगले क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है।